अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो एमई उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा MUD 002। इससे पहले की जो वीडियो हमें अपलोड की थी वो मीर दर्द के ऊपर थी। आज का ये वीडियो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की जो पहली गज़ल है उसका ऊपर है। तो सबसे पहले जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब पहले कर दें, उसके बाद लाइक और शेयर करने की कोशिश करें ताकि जो आपके साथ जो स्टूडेंट है उसको भी इसका पता चले। तो सबसे पहला असार है, गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी, ए खानाए बर अंदाज समन कुछ तो इधर भी। औरों का माने आता है गैरों या गजीला तहजीब के मुताबिक रकीब। समर मतलब फर्क होता है। गुल फेंकने की रियायत से समर फेंकना चहलबाजी और नाज व शो के बाद अगला कदम या मरहला। खाना मतलब घर, बर मतलब हर्फ चार, ऊपर बाहर बैरून। अंदाज मतलब तौर तरीक वज़ह माशुकाना लगावट। खाना बर अंदाज समन मतलब वो घर जिसकी जबाइस बतरीक चमन की गई हो। खाना बर अंदाज मतलब घर बार जा देने वाला या गुर्बतगीर या किना बता माशूक। उसके बाद उसकी ये सारी माने आपको समझ में आ गई। यहाँ पर इसका थोड़ा सा नोट दिया हुआ है कि खाना बर अंदाज चमन, जो चमन है वो दो तरह के मफहूम रखते हैं। एक मफहूम है बतौर माहौरा यानी ए गार गिर या ए माशूक। अगर हम खाना बर अंदाज चमन या दूसरा जो मफहूम है वो है, अगर हम खाना बर अंदाज चमन को माहौरे तन लेने के बजाय तीनों लफ्ज़ों को उनके लगवी माने में ले, यानी ए वो घर यानी महबूब जिसकी आराइश व जबाइश बा अंदाज चमन है, या ए खूबसूरत महबूब। मजकूरा दोनों सूरतों में मुखातिब महबूब है, लेकिन उन्हीं तीनों लफ्ज़ों दो मानों जहायत नीज लफ्ज़ों गुल की रियायत से समर के इस्तेमाल ने शेर के हुस्न में इजाफा कर दिया है। अब आता है उसके असली जो तस्रीह दी हुई है उसके ऊपर। तो तस्रीह में दिया हुआ है। अब आसान लफ्ज़ों में इस शेर की तस्रीह करते हुए हम ये कह सकते हैं कि महबूब अपने हसीन और ख़ूबसूरत महबूब से मुखातिब होकर कह रहा है कि ए मासूक, तुमने औरों या रकीब की जानिब माशुकाना लगावट दिखाते हुए ना सिर्फ फूल फेंके हैं बल्कि फूल से मारने के बाद के मराहल जैसे बदन के लम्स वगैरह से भी नवाइज है। रकीब का हवाला देने के बाद गज़ल के रवायती महबूब के माने निहायत अजीज़ी और अंशारी से कह रहा है कि बस एक ज़रा नज़र अनायत हम पर भी हो जाए। तो उसी को मिर्तकी मीर के लफ्ज़ों में एन गैर ही मोरे मोर्द अनायत है, हम भी तो तुमसे प्यार रखते हैं। उसके बाद का अशार है, क्या जिद है खुदा जाने मुझ साथ वो गिरना, काफ़ी है तसल्ली को मेरे एक नज़र भी। सौदा ने खुदा जाने माने मफहूम माने ला इल्मी को खुदा जाने बांधा है। कुछ तो बहर और वज़न के तकाजे के तहत है। साथ ही यहाँ ये वज़ह रहे कि अहद सौदा भी जाने की जगह जानिए भी मुश्तमिल था। मसलन है खुदा जाने ये कब की बात है, ये मीर की है। दूसरा दिल खुदा जाने किधर है, ये भी मीर की अशार है जिसमें इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल हुआ है जो सौदा ने इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद आता है शेर मजकूर में मकालमाती मंजर भी कायम होता हुआ महसूस होता है, जिसमें गज़लिया रवायत के मुताबिक महबूब के अलावा किसी दूसरे शख्स से मुखातिब है और कह रहा है कि महबूब को ना जाने मुझसे क्या जीत है, वरना मेरी तसल्ली के लिए महबूब की एक नज़र ही काफ़ी है। तीसरा वाला आसार है, ए अब्र कसम है तुझे रोने की हमारे, तुझ चश्म से टपका है कभो लख्त जिगर भी।
अब्र, यहाँ पर जो अब्र है, अब्र, अब्र के माने आता है बादल या घटा। उसके बाद आता है चश्म, चश्म के माने आता है आँख। लख्त, लख्त मतलब आता है टुकड़ा या फिर हिस्सा। और अगर लख्त जिगर एक साथ अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो औलाद या बेटा या फिर बेटी, लेकिन यह औलाद के माने में इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि टुकड़े टुकड़े या फिर पारा पारा जिगर के लिए इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि गालिब लिखते हैं, करता हूँ फिर जमा जिगर लख्त लख्त को, अर्स हुआ है दावत मजगान किए हुए। शेर मजकुरा में लख्त जिगर का आँख से टपकना के पस तस्वीर ये है कि जब नाउमीदी और मायूसी की इंतहा हो जाती है तो पहले आंखों से अक्स टपकते हैं, फिर आंसू के खात्मों खात्मे के खात्मे की जिगर या दिल रेजा रेजा होकर आंखों से टपकने लगता है। ये लख्त जिगर की इसलिए इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद उसका तसरी जो दी हुई है शेर की मर्शा सानी में, तुझ चश्म से टपका है कि कभो लख्त जिगर भी में इस्तफाम और इनकार दोनों मफहूम मौजूद है। दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ इस्तफाम इनकार ये है, मसलन एक शख्स जो फ़न किताबात से नावाकिफ़ हो मगर आपके ख़त में नुक्स निकालने और आप जवाब में कहेंगे कि तुम फ़न किताबत से वाकिफ़ भी हो यानी नहीं वाकिफ़ हो। बयानिया यहाँ शायर बादल जो मानिंदे अक्श बरसता है से मुखातिब होकर कह रहा है कि ए बादल, तुझे हमारे अक्स फसानी की कसम है, तुम ये बताओ कि क्या कभी तुम खून जिगर रोए हो। खून जिगर जोश में दिल खोल के रोता गालिब, यानी नहीं रोए हो, मैं तो गम महबूब में खून जिगर रोता हूँ। यहाँ पर ही वो आसमान की तरफ मुखातिब होकर ये सवाल किया है, और वो खुद क्या है कि उसने काफ़ी ज़्यादा रोया है किसके ये में, महबूब की गम महबूब की याद में उसने खून जिगर रोया है। लेकिन वो बादल से पूछ रहा है कि आपने कभी इस तरह रोया है कि नहीं। उसके बाद का अशार है, किसी हस्ती महोम पा नाज है तो ए यार, कुछ अपने सबे व रोज की है तुझको खबर भी। हस्ती मतलब हयात होता है, जिंदगी या फिर जियासत होता है। उसके बाद है मोहम, महोम मतलब वहाम हो गया, हो वहाम किया गया या वाहमी, कियासी, फर्जी, गैर असली या गैर हकीकी, इस तरह के माने आता है। उसके बाद नाजिया, नाजिया के माने आता है नाज करने वाला या फकर करने वाला या फिर मगरूर। इस असार में इस असार का मर्शिया सानी इस्तफाम इनकार ये है, यानी तुमको अपने सब रोज की कुछ खबर नहीं, ताहम उस गैर हकीकी और आर्जी जिंदगी पर नाज है। अलगर्ज इस शेर का मौजू दुनिया की बेसबाती है। इसी मौजू पर सौदा का ही एक शेर जिसमें जिसमें भी हस्ती मौम का इस्तेमाल हुआ है। भला गुल तो तू हंसता है हमारी बेसबाती पर, बता रोती है किसकी हस्ती मोहम पर शबनम। उसके बाद का अशार है, ए नाला सदै अफसोस जवा मरने पा तेरे, पाया ना तिनके देखने ते रोए असर भी। नाला के माने आता है फरियाद। उसके बाद अफसोस मतलब रंज सदमा। उसके बाद आता है सदा, सदा या फिर सद मतलब सैकड़ा, सौ का घर जो होता है। उसके बाद आता है तिनके मतलब थोड़ा या जरा सा या फिर छोटा। तय मतलब होता है तूने या तुमने। उसके बाद रो मतलब चेहरा या फिर मकड़ा सूरत। यहाँ असर के साथ मरकब अफजाई की शक्ल में इस्तेमाल हुआ है। लघवी तर्जुमे असर का चेहरा यानी नतीजा या फिर असर है। उसी के साथ एक और आसार है कि दोनों आसार का मतलब दोनों आसार को एक ही साथ पढ़ना है। उसमें आया है
तन्हा तेरे मातम में नहीं शाम शियाए पोस रहता है सदाए चाक गिरीबान शहर भी। नोट शेर के ऊपर में काफ की अलामत दर्ज है। काफ का मतलब है कि कतई बंद, यानी काफ के नीचे दर्ज अशार मरतूब है। नीज काफ के नीचे दो अशार के बाद एक शर्त छोड़ दी गई है। उसी खाली शर्त का मतलब है कि यहाँ पर कतई मुकम्मल हो रहा है। इसके माने, उनके माने तफहूम तभी मुकम्मल है जब दोनों अशार को एक साथ पढ़ा जाए। मतलब ये तन्हा तेरे मातम, इसको, और यहाँ पर जो मैं इसके माने बताई ए नालाए सदै अफसोस, इन दोनों को एक साथ करके आपको इसका अशार की तसरीह बताना है। तो सबसे पहले आता है तसरीह में ए नालाए या ए आहे आह व बगा तेरी जोह मुर्गी मर्गी पर मुझे बहुत अफसोस है। तुम तो अपनी आह व बका काटती भर असर भी ना देखने पाया था कि गर्ज गुजर गया। वजह रहे कि ये कतिया मजबून आफरीनी की बेहतरीन मिसाल है, जिसके मुताबिक नाला भी आह बका करता है, नाला वशीन करता है। दूसरे शेर में उसी नालाए मरहूम को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि ए नालाए मरहूम, तुम्हारी जवाए मर गई पर शाम और शहर भी मातम किना है। यही सबब है कि शाम तेरे मातम में शिया लिबास पहन कर आती है और शहर गिरेबान झांक नजर आती है। यहाँ दोनों असार में शनत हुस्न तालील है, यानी कलाम में उसी ऐसी शायरना वजह या इल्लत बयान की गई है जो मबनी दर हकीकत नहीं है, बल्कि शायरना जवाज है। शाम का सियाह लिबास जेब तन करना तो समझ में आता है, लेकिन शाम या रात काली ही होती है। चाक गिर बयान शहर यूं है कि नबूद शहर से कबल अंधेरा ही रहता है, फिर रोशनी की एक हल्की सी लकीर बनती है। उसी रोशनी की हल्की सी लकीर को चाक गिरीबान शहर करार दिया गया है। उसके बाद का अशार है, और ये इस गजल की आखिरी अशार है। सौदा तेरी फरियाद से आंखों में कटी रात, आई है शहर होने को टिक तो कहीं मर भी। अगर इस अशार के माने देखें तो इसमें आता है फरियाद। अगर फरियाद की माने अगर देखते हैं तो आह या नाला में आता है, और यहाँ पर एक टिक दिया हुआ है। टिक के माने आता है ज़रा या कुछ, थोड़ा सा या फिर थोड़ी देर। इसमें इसका माने यही दो माने हैं। बाकी अगर आप देखते हैं तो इसके माने आप लोगों को पता होंगे। और उसका असार की तसरीह देखते हैं तो इस शेर में कोई दूसरा शख्स माने करीन कयास है। महबूब सौदा उसे मुखातिब है और कह रहा है कि सौदा तेरे नाल व शिवन से रात आंखों में गुजर गई, यानी मैं रात भर नहीं सो सका। सुबह होने वाली है, अब तो कहीं मर भी जा, कहीं मर जा। माहौरा ता इस्तेमाल हुआ है, यानी वो पुरसुकून हो जा तो घड़ी दो घड़ी का चैन नसीब हो जा। बयानिया टिक कहीं तो मर जा, यानी घड़ी दो घड़ी के लिए पुरसुकून हो जा। मतलब पूरी रात अगर आप सोती नहीं तो वो बता रहे कि पूरी रात नहीं सोए हैं तो 2 घड़ी के लिए तुम सो जाओ, आराम कर लो, सुकून कर लो। ये खुद सौदा मुखातिब खुद से है। ये हो गया पहली गज़ल की तसरीह। उसके बाद दिया हुआ है उसकी दूसरी गज़ल, जो इसकी जो मैं नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बताने की कोशिश करूँगी।